जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर टुडेज वीडियो in which we will talk about the method of generating your data, you can say, or optimizing it according to your need. So it happens when we perform our analysis for our product or for our crop. So the data is somehow un you can say interpretable or is not according to our needs. We want to come to a conclusion, but our data is in scattered form. Like if I am talking about the formulation of a product and the moisture content needs to increase as I add a certain ingredient in it, but on the other hand, the data is scattered. For first three treatments, moisture content decreases, but then increase. And also there are many other problems with our data when we perform analysis by hand or get them done from the university or any other lab. In most of the cases, the reason is the inefficiency of instrument and other materials, and there is also a big impact of human expertise on it. The person performing the analysis is inexperienced in that field or is just not interested in getting the required results by doing the proper uh, thing that needs to be done. So that's why we end up getting scattered data that cannot be used to defend a specific topic or a thesis. So then what we do, we take help from research articles and try to manipulate data a little bit so that we can at least build a picture that can be shown as a conclusive remarks of our thesis. So ये थी जी तमहीद कि हम बेसिकली करते क्या हैं, हमें नहीं पता कि रिजल्ट्स किस तरह के आएंगे या किस तरह के आने चाहिए। वो आइडिया हमें मिलता है फ्रॉम रिसर्च आर्टिकल्स और प्रीवियस थीसिस। देन बहुत से बच्चे एनालिसिस परफॉर्म नहीं करते और जो कुछ करते हैं they also end up getting the data that is just not you can say usable। तो उस केस में हमें डाटा को मैनिपुलेट करना पड़ता है। अब वो मैनिपुलेशन जो है उसका मेथड क्या है एंड व्हाई वी डू दिस, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि although it is not a good thing to do, but the reason is कि lack of guidance, lack of resources and lack of you can say time management at the end of students and also at the end of teachers end up in result in the form of this data manipulation। क्योंकि नया सेमेस्टर को लगाना चाहता नहीं और जस्ट द बेसिक पर्पस इज टू कि भाई बस डिग्री कंप्लीट हो जाए और क्या चाहिए। तो अब उसके लिए करना क्या होता है कि आप अपनी स्टडी के रेलिवेंट रिसर्च आर्टिकल्स ढूंढते हैं जो आई बिलीव कि हर बच्चा सिनॉप्सिस टाइम ही ढूंढ के रख लेता है कि ये
मेरे रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं, एंड एज आई ऑलरेडी हैव शोन इन प्रीवियस मीटिंग्स कि हम किस तरह लाइब्रेरीज बना सकते हैं ऑन गूगल स्कॉलर, तो उनको भी यूटिलाइज करके हम पहले डाटा रख लें, देन उसके अकॉर्डिंगली हम वर्किंग करें। फॉर एग्जांपल अब मेरी रिसर्च थी पास्ता के ऊपर, and I was replacing wheat flour with, you can say, palm flour, and I am also fortifying it with something like, मैंने कोई आर्टिकल चूज करना था, पाम फ्लोर का मेरे माइंड में आइडिया था, मुझे एग्जैक्ट सेम टॉपिक मिल गया, तो प्लेजरिज्म को एंड ऑल अदर सिमिलैरिटी प्रॉब्लम उसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने पाम फ्लोर के साथ एक और चीज़ ऐड कर दी और मैं जी बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया कि जी मैंने बहुत बड़ी रिसर्च कर ली है। ठीक है, अब मैंने फॉर द टाइम बीइंग लेट्स कंसीडर के एनालिसिस भी परफॉर्म किए और मसला वही था कि डाटा जो है वो समझ से बाहर है। फिर मुझे याद आता है कि जी मेरे पास आर्टिकल पड़ा है, लेट्स गो देयर एंड सी व्हाट इज द ट्रेंड, फिर उस हिसाब से हम थोड़ी 19-21 कर लेते हैं डाटा, तो देख लेते हैं जी इनके क्या जो है वो ट्रीटमेंट्स हैं, एंड फर्दर मोर क्या इन्होंने रिजल्ट्स निकाले। सो दिस इज द ट्रीटमेंट प्लान, जो कंट्रोल है 100% वीट, देन इसको इग्नोर कर दें क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट मोस्टली कंसीडर नहीं किया जाता इन ट्रीटमेंट प्लान, जो चीज़ वेरी कर रही हो उसी को करते हैं मोस्टली, मैं कह रहा हूँ नॉट ऑलवेज। सो T1 आ गया जी 95% वीट फ्लोर, 5% पाम फ्लोर, 10 एंड 15 5% की वेरिएशन के साथ उन्होंने ऐड कर दिया। ओके, ये हमारे पास ट्रीटमेंट प्लान आ गया। अब हम रिजल्ट्स पे चलते हैं कि जी मेरा भी ट्रीटमेंट प्लान ठीक है, सॉरी इसके साथ सेम ही है, लेट्स कंसीडर मैंने जस्ट एग की जगह पे कोई सॉल्ट ऐड कर लिया उसको फोर्टिफाई करने के लिए, या कोई विटामिन ऐड कर लिया, कुछ भी। तो अब मैं देखता हूँ जी इसने कौन कौन से एनालिसिस परफॉर्म किए और उनके ट्रेंड्स क्या थे। कंट्रोल को हम सेपरेट देखेंगे एंड देन ट्रेंड इसमें देखा जाएगा कि क्या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। कहानी यहाँ से शुरू होनी है हमारी वाली, ये तो एक स्टैंडर्ड आ गया जिसके अगेंस्ट हमने कंपेयर करना है कि चल क्या रहा है। सो आई डोंट नो द एब्रिविएशन ऑफ दिस, सी वाई का चले यहाँ से पता लग गया जी, कुकिंग यील्ड बाकी भी आ गया, ऑप्टिमल कुकिंग टाइम एंड लॉस बाय कुकिंग। ओके, अब वीट में है जी ऑप्टिमल कुकिंग टाइम 317, also I don't know again the unit of this, बल्कि वो भी आ ही गया, वैसे ही दिमाग खराब हुआ जी। सेकंड, ठीक है जी, तो ऑप्टिमल कुकिंग टाइम वीट वाले को लगा 317 सेकंड। ओके, देन अब यहाँ से ट्रेंड हम देखेंगे, क्या ट्रेंड है जी, जब उसमें पाम फ्लोर आ गया तो 50 सेकंड्स इंक्रीज हो गया ऑलमोस्ट, देन अगेन 50 seconds increase, and then almost again 50-60 seconds increase हो गए, तो टाइम का हमारे पास इंक्रीजिंग ट्रेंड आ गया। इफ आई एम एडिंग दिस एनालिसिस इन माय थीसिस, देन कुकिंग यील्ड आ गई 66 थी, फिर 51 आई, 44 एंड अगेन 51। ठीक है, तो इसमें कोई टेक्निकल लोचा भी हो सकता है, इनसे गलत ऐड हो गया हो, इट माइट ऑल्सो बी पॉसिबल कि ये इस तरह ही हो डाटा। देन आ गया जी कुकिंग लॉस 3.3, 4, 7.6, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। हार्डनेस का अगेन आ गया 6.289, 6.80। तो इस तरह आपने जितने भी आपके पास एनालिसिस हैं उनके रेलिवेंट अपने रेलिवेंट स्टडीज से डाटा देखें। अब यहाँ आ जाते हैं जी प्रॉक्सिमेट पे, मॉइस्चर पहले 38 था, फिर 35 पे चला गया। अब इसके कंपैरिजन में ये डिक्रीज हुआ है, बट इन दीज कंपैरिजन
जो उन ट्रीटमेंट्स का आपस में है न्यू वालों का, वो इंक्रीज हो गया मॉइस्चर पाम फ्लोर के आने से, मॉइस्चर इंक्रीज हो। एश ऑल्सो इंक्रीजिंग, टोटल एसिडिटी भी इंक्रीज कर रही है, पीएच डिक्रीज की है, ठीक है। मतलब कि पाम फ्लोर के ऐड होने से हमारा जो फ्लोर है या पास्ता है, इट वेंट टुवर्ड्स बीइंग एसिडिक। तो इस तरह अब लेट्स से हम आ जाते हैं एमएस वर्ड के ऊपर, और वहां से हम क्या करते हैं कि एक ट्रेंड बनाना शुरू कर देते हैं कि जी मैंने मॉइस्चर कंटेंट देखा तो पाम फ्लोर के ऐड होने से इंक्रीजिंग ट्रेंड आया। फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ ट्रेंड्स को नोट करेंगे। मॉइस्चर लिख के कर लें, कॉपी पे लिख लें, एज यू फील इजी। उसके बाद एश also increasing, then fat, let's say ये decrease हुआ, fiber increase, carbohydrate if you are doing this analysis also increasing। ये चीज हमें पता लग गई अभी के लिए फ्रॉम रिसर्च आर्टिकल। सेकंड थिंग हम कर लेते हैं एक्सेल ओपन, प्रीवियस फाइल पे चाहे चले जाए। अब यहाँ दो तीन तरीके हैं, या तो आप अपने अवेलेबल डाटा को मैनिपुलेट कर लें, लाइक उसमें आपके पास वैल्यूज आएंगी T0, T1, T2, T3, लेट्स से डिग्री यही है, तो उसमें आपके पास वैल्यू थी फॉर एग्जांपल मॉइस्चर की इसकी 76, 83, 72, 68, एंड विद रेफरेंस ऑफ डाटा हम जानते हैं कि मॉइस्चर इंक्रीज होना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आराम से डाटा को कर दूंगा 76, 68, 72 एंड 83। ये हो गया डाटा मैनिपुलेट, और हमने ट्रेंड फॉलो करते हुए डाटा बना लिया। तो ये बेसिक चीज़ है, बिल्कुल आप कह लें कि इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, बट इट कैन नॉट वर्क एवरीवेयर। आपको देखना पड़ेगा कि उस एनालिसिस में ये जुगाड़ लग भी सकता है कि नहीं, अदरवाइज आप प्रॉपर वे में एनालिसिस परफॉर्म करें, और उसमें कुछ एडिशन करना हो, कुछ करना हो, तो वो आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप इज कि हमें चाहिए हर ट्रीटमेंट की तीन तीन वैल्यूज, वो कहाँ से लाएं। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हम खुद बना लेंगे, मसला कोई नहीं। अब होता क्या है, मोस्टली मुझे पता है कि मेरी मीन वैल्यू है 76, इसकी मैंने तीन वैल्यूज जनरेट करनी है। बच्चे साइंसदान बनते हैं, वो करते हैं 76.1, 76.2, 76.3, ओ यस डाटा बन गया। दिस इज नॉट द राइट। होता क्या है कि इस डाटा में क्योंकि वेरिएशन को खास नहीं है, बल्कि आप कह लें कि नियरली नेग्लिजिबल है ही नहीं, तो आपकी जो अनोवा टेबल है उसकी सीवी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब डाटा जो है वो हाईली 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 सिग्निफिकेंट है, वो 10 दफा हाईली बोल रहे हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड ऑल्सो नॉट राइट। वो समझ में नहीं आता इतना सिग्निफिकेंट डाटा। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज कि जितनी बड़ी आपकी ये वैल्यू है, लाइक इफ इट इज इन यू कैन से 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट, 3 डिजिट, जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतनी उसमें वेरिएशन आप इंक्रीज करते जाए।
फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एक वेरिएशन करके दिखाता हूँ, इज इक्वल टू मीन या एवरेज, इन तीन की हम एवरेज फाइंड करते हैं, क्या आई जी 76.2, ये सेंटर वाली वैल्यू उसने उठा ली। अब मैं चेंजिंग करूंगा, ये आ गया जी 74.2 एंड 78.2, अगेन 76 पे आ गए, बट डिफरेंस क्या आया वो देख लेते हैं। वो डिफरेंस आपका आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन के हमारे रेप्लिकेशन में क्या डिफरेंस था। यहाँ डिफरेंस है 0.1 का, जब इसको मैंने किया जी 74.3 फॉर एग्जांपल एंड 78.4 समथिंग, ठीक है 76.2 थी 76.3 हो गई, नॉट मच डिफरेंस, लेकिन ये डिफरेंस आ गया। नाउ व्हाट डज स्टैंडर्ड डेविएशन शोज कि आपके जो अप ट्रीटमेंट आपके रेप्लिकेशन थी उनमें डिफरेंस कितना था। रेप्लिकेशन में बताना भूल गया, रेप्लिकेशन क्या होती है कि हम कोई भी एनालिसिस परफॉर्म जब करते हैं तो हम एक सैंपल नहीं लेते, हम तीन सैंपल लेते हैं। द रीजन टू डू दैट इज टू मिनिमाइज द ह्यूमन एरर एंड एनी अदर एरर पॉसिबल जो हमारी कैलकुलेशन को अफेक्ट कर सकता है, उसको हम सॉर्ट आउट कर लें, मिनिमाइज कर लें। तो दैट इज द रीजन कि हम तीन तीन रेप्लिकेशंस लेते हैं हर आप कह लें जी एनालिसिस की। अब ये चीज जो है ये रिपीट होनी है थ्रू आउट योर एनालिसिस। आपको लाइक कोई बच्चा है वो कहता है जी मैं बड़ा साइंसदान हूँ, मैंने एनालिसिस नहीं करने और थीसिस भी आपको करके दिखाओ, वो क्या करेगा, वो डेटा उठाएगा आर्टिकल से एंड देन वो ये वाला काम करेगा 76.1 76.2 76.3। तो ये नहीं आपने करना, वो क्या कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो थोड़ी सी वो बरत लेनी है एंड मेक श्योर कि आप तरीके वाला काम करें। जो ऑल्दो जो सारा कुछ मैं सिखा रहा हूँ तरीके वाला, उसमें कुछ भी नहीं है, बट स्टिल बाय द बुक करें और एटलीस्ट आपको पता हो कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। लाइक इफ यू आर मैनिपुलेटिंग द डाटा, स्टिल यू मस्ट हैव सम बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ इट कि ये ट्रेंड अगर डिक्रीजिंग है तो किस वजह से, लाइक मैंने पास्ता में पाम फ्लोर अगर ऐड किया है तो ये उसकी वजह से है, या इन दोनों के फ्लोर के आपस में मिलने से कोई केमिस्ट्री इस तरह की जनरेट हुई कि उसने ये इफेक्ट ऐड किया। तो थ्योरी आपको पूरी पता होनी चाहिए बिहाइंड दिस मैनिपुलेशन आल्सो, ताकि कल को आप जब वाइवा में बैठे या वैसे आप किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको पता हो। सो ये चीजें जो है ये बड़ी जरूरी है और बड़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, वेलकम बैक। अब हमने डाटा जनरेट कर लिया, ये रेप्लिकेशंस आ गई हमारे पास। इसका एक आसान तरीका भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बिफोर दैट अब लेट्स से हम इस पॉइंट को स्किप कर लेते हैं, हमारे पास डाटा आ गया। तो ये जो दो चीजें अभी मैंने परफॉर्म की, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या है। तो अगर आप ये देखें, टेबल बना हुआ है, नहीं नजर आ रहा तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये टेबल बना हुआ है जी। तो the value before plus minus is your mean value and after plus minus is the standard deviation। अब इसकी भी स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम है, वैल्यू आपकी 2 डिजिट है और स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी आ रही है 0.20। उसकी उसका क्या मतलब है कि इसका डाटा है 17.35 17.37 लेट्स से एंड 17.33 कर, लेट्स सी इसकी कितनी आती है स्टैंडर्ड डेविएशन एसटीटी सैंपल। 0.02 हो गई, तो इसका होगा जी 5 एंड 2 7।
182 राउंड ऑफ, ठीक है। तो अब ये वेरिएशन जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने 3 सैंपल लिए एंड इट इज नेवर एवर पॉसिबल कि हमारे वाले रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट और नॉलेज को यूज करते हुए इतनी वेरिएशन है। क्यों? हम कोई ना कोई रीजन आगे पीछे कर देते हैं, पेपर नहीं मिली अंदाजे से डाल लिया, उसको ओवन में रखना था, आधे घंटे के लिए हमने कहा हम अभी के कैंटीन से चाय ले आए और उधर टाइम ज्यादा लग गया, कोई सहेली मिल गई रास्ते में, कोई दोस्त मिल गया, वो आधे घंटे के बजाय पौना घंटा लग गया। तो इस तरह की जो वेरिएशन है बहुत ज्यादा आती है। तो ये पॉसिबल ही नहीं कि आपकी जो डाटा के अंदर वेरिएशन है वो पॉइंट्स में आ रही है। सो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी अराउंड 2, 3, 4। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और रूल है कि इट इज 3 to 5% सम पीपल से, और 2 to 3% ऑफ योर एक्चुअल वैल्यू। तो अगर हम 2% फाइंड करें 17 का, तो लेट्स से क्या आता है, लेट्स सी, बल्कि 3% कर लेते हैं 17.55 का। ठीक है जी, 0.5 के अकॉर्डिंग अराउंड आपकी वैल्यू आनी चाहिए। ऊपर जा सकती है, नीचे नहीं आ सकती। जो वेरिएशन आपकी वैल्यूज में है, मतलब कि ये 17 है, इट शुड बी 18 पॉइंट समथिंग एंड इट शुड बी अराउंड 19 या 20 समथिंग। तो इतनी वेरिएशन एटलीस्ट आए तो आपका डाटा जो है वो एक्सेप्टेबल हो। इससे ज्यादा हो तो ठीक है, वो शो करता है कि आपने काम खुद से किया है और आप जो है वो डाटा ठीक शो कर रहे हैं। लेट्स सी इसमें कितनी है। ये देखिए, जहां वैल्यू जो है, फिर एक और चीज इसमें आ जाती है कि आप जो एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं उसमें ह्यूमन एरर के चांसेस कितने हैं। लाइक मॉइस्चर में फाइंड कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो सारा काम मैंने खुद करना है। बहुत चंद एक जगहों पे इंस्ट्रूमेंट का यूज है, कहीं ओवन का है, कहीं किसी और चीज का है, तो उसमें वेरिएशन ज्यादा आएगी। कुछ एनालिसिस है वो अब आ ही वैल्यू उस इंस्ट्रूमेंट से रही है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें नहीं है। लाइक पीएच आप देख लें, आपने जस्ट सैंपल प्रिपेयर किया, पीएच फाइंड कर ली, उसमें वेरिएशन कितनी चली गई, 0.02। बिल्कुल ठीक बात है, सैंपल बना हुआ है, एक दफा चेक करें 5.97 आ जाएगी, दूसरी दफा चेक करें 5.95 आ जाएगी, कुछ इस तरह बहुत क्लोज वैल्यूज आएंगी। तो ये आपके टाइप ऑफ एनालिसिस पे भी डिपेंड करती है चीज, और देन आपकी एक्सपर्टीज पे भी करती है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपने मद्देनजर रखना है कि जो आपकी है ना 2 डिजिट वैल्यूज, उसकी एटलीस्ट आपकी वेरिएशन 1-2 की रेंज में आनी चाहिए। जो आपकी 1 डिजिट में चली जाए, 1 से 9 तक वैल्यूज, उनकी आप जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको ले जाए 0.125 तक उसको ले जाए। ठीक है, इस तरह आपने जब डाटा बनाना है तो आपने काम करना है। मुझे अभी ढूंढ लेने दे, मेरे पास वो शीट पड़ी हुई है कि नहीं, जादुई शीट मिल गई। अब मसला था जी, वैल्यूज अगर हमें मिल जाए तो उनकी आपने वो कैसे बनानी है, रेप्लिकेशन। मतलब कि ये आर्टिकल था, मैं चाह रहा हूँ जी मॉइस्चर की यही यही वैल्यूज मैं यूज कर लूँगा, इनको थोड़ा सा अपनी साइंसदानी लगाने के लिए 35 है तो मैं 36 लिख लूँ, 40 है 42 लिख लूँ, 42 है 45 कर लूँ। तो इसके अब मैं आसान तरीके से रेप्लिकेशन कैसे बनाऊँ, तो वो यहाँ से बनेगी। मैं आपको ये फाइल नहीं दूंगा, फार्मूलाज दिखा देता हूँ, फार्मूलाज लगा के तो आप बना, होगा क्या, 45.32 वैल्यू मेरी है, मीन की मुझे कहीं से मिल गई,
एंटर करें, दोनों एप्लीकेशन आपके पास बन के आ गए। ठीक है, तो इसमें अब वेरिएशन उन्होंने ऐड की है 0.05 टाइम्स की। बनता कैसे है ये फॉर्मूला, जिस सेल में वैल्यू है उस सेल को सिलेक्ट करें, माइनस ब्रैकेट में उसी सेल को मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से, ये सेम रहेगा, एक में माइनस है एक में प्लस है, फॉर्मूला खुद बना लें। लाइक इज इक्वल टू दिस माइनस ब्रैकेट स्टार्ट अगेन दिस सेल इनटू 0.05 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है जी, ये माइनस वाला इधर आ गया, इसी को कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें सेम फॉर्मूला, और इसको कर दें आप प्लस। इसने रेफरेंस कौन सा लिया है जी, 6 वाला ही। तो ये आपकी वैल्यू इसने ये वाला रेफरेंस ले लिया, जबकि इसने लेना था ये वाला। तो इसको 27 हम कर देते हैं, ये भी 27, तो वैल्यू हमारी इसके साथ सेम आ गई। मैंने आपको बना के भी दिखा दिया। ठीक है, ये एक दफा बन गया। कंट्रोल सी, आपकी 10 ट्रीटमेंट है, 1 2 3 4 5 6 ऐड करते जाएं, और उसकी वैल्यूज आप मीन वैल्यूज आपने कहीं से भी उठा ली, फॉर एग्जांपल 34 थी, ऊपर वाली एप्लीकेशन बन गई, 37 है, 39 है, 43 है, 45 है, 48 है, डाटा बन गया। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप इज मीन फाइंड करना, इज इक्वल टू एवरेज। मीन होता क्या है, जितनी वैल्यूज है हमको प्लस करें, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करें, मीन आ जाता है एवरेज इन तीनों की। ठीक है, अब कुछ बच्चे करेंगे कि इसको या तो आप कॉपी करें और पेस्ट करते जाए, हर सेल के सामने फॉर्मूला, पता नहीं होता मेरा कि नहीं हो गया। ठीक है, ये देखें जो हाईलाइटेड सेल है ना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमने ऊपर वाली दो वैल्यूज जनरेट की हैं, तो मीन वो भी आएगा। इसका आसान तरीका क्या है, आप ये सेल along with two empty cells सेलेक्ट करें। अब यहाँ से एक्सेल को कमांड ये जाएगी कि दो सेल के बाद ये वाला फार्मूला पेस्ट करना है, इसको ड्रैग डाउन कर लें, अदरवाइज कंट्रोल सी डबल क्लिक करेंगे, जितना डाटा अवेलेबल है सिर्फ उतनी जगह पे ये फार्मूला आपका कॉपी हो जाएगा। ये आपका आ गया जी, मीन आ गए, देख लें सारे सेम। सेम गोज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल वाली पे हम अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन एस। किसी के पास ओल्डर वर्जन है तो उसमें सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ही आएगी, वही आप अप्लाई कर दें। अगेन 3 वैल्यूज एंटर, आगे जी 1.7, डबल क्लिक, तो ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गई, जो कि वेरी कर रही है, विच इज अ गुड थिंग कि वाकई वैल्यू को वेरिएशन आई है। अब ये मैंने आपको मेथड बता दिया, नाउ इट्स अप टू यू एंड योर रिसर्च एंड योर रीडिंग ऑफ लिटरेचर, जो आपको अलाउ करेगी, आपको इस काबिल बनाएगी कि आप एनालाइज कर सके कि मॉइस्चर की मेरी वैल्यूज कितनी रेंज में आएंगी या आनी चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए, एंड फर्दर मोर उनका ट्रेंड क्या होना चाहिए, ऐश की, प्रोटीन की, फाइबर की, किसी भी की एनालिसिस की वैल्यू किस तरह की होनी चाहिए और उसका ट्रेंड क्या है। तो ये सारा कुछ आप अब डाटा को रिव्यू करें, आर्टिकल्स पढ़ें, समझें, उनके ट्रेंड्स को देखें, उसकी डिस्कशन पढ़ें, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई ये जो उन्होंने लिखा हुआ है, डाटा उठाने के लिए हम सिर्फ टेबल का ना इस्तेमाल करें, ये भी पढ़ें। यहाँ से होगा क्या कि आपको ये भी पता चलेगा कि which showed a typical behavior and may have occurred due to a possible variation in the thickness of pasta। इस तरह के जो, ये मैंने एक रैंडम सेंटेंस उठाया, अब उसमें कहीं ना कहीं इस वेरिएशन इन थिकनेस का कॉज भी बताया होगा कि पाम फ्लोर की वजह से आया है,
या वीट फ्लोर कम होने की वजह से कोई वेरिएशन है, ये क्या हुआ है। तो जब आप रिजल्ट एंड डिस्कशन लिखते हैं, विच इज द लास्ट थिंग you do in your thesis write up, you can say, तो उसका पर्पस मेनली ये होता है कि आप यहाँ जो काम डाल रहे हैं उसकी कहानी यहाँ डालें। ठीक है, कि आपने जो डाटा शो करवाया इन योर अनोवा टेबल, इन योर मीन टेबल, उसको इंटरप्रेट करें कि भाई अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो क्यों है, अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो क्यों है, व्हाई। और अगर कुछ भी चेंज नहीं आया तो वो भी उसकी भी क्या रीजन है कि आपने अपनी साइंसदानी लगाई, आपने ट्रीटमेंट प्लान बनाया, रिसर्च की और एट द एंड फर्क कुछ भी नहीं पड़ा। तो वो आपने कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाई इस्तेमाल की थी जिसका ना फायदा था ना नुकसान था। ठीक है जी, आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग क्लियरली एंड आई डोंट थिंक के कोई पॉइंट अभी के लिए मिस हुआ होगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।